तो दोस्तों हमारा अगला इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट के प्रोसीजर क्या क्या है, ठीक है। चलो सर, सबसे पहला विटनेस होता है कॉमन विटनेस। कॉमन विटनेस का मतलब ऐसा कोई भी विटनेस जिसने कोई फैक्ट और क्राइम को देखा है, और इसके लिए हम बोलते हैं फर्स्ट हैंड नॉलेज रूल। मतलब जैसे कोई चीज देखी, आपने फर्स्ट हैंड नॉलेज रूल दिया है, वो कॉमन विटनेस होता है। एक्सपर्ट विटनेस वो होता है जो ओपिनियन बनाता है, जैसे डॉक्टर, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट, फायर आर्म एक्सपर्ट और कोई भी एक्सपर्ट। लेकिन सर एक सवाल ये आता है, एक्सपर्ट विटनेस जो होता है वो कोर्ट में वॉलंटियरिंग ऑफ द स्टेटमेंट कर सकता है, मतलब अपनी इच्छा से कोई स्टेटमेंट ऐड कर सकता है, वो एक्सपर्ट विटनेस कर सकता है। दोनों क्वेश्चन आते हैं, फर्स्ट हैंड नॉलेज रूल और वॉलंटियरिंग द स्टेटमेंट, दोनों। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, ए ने बी को मारा तो सी ने देखा, तो सी एक डायरेक्ट एविडेंस है क्योंकि सी डायरेक्टली प्रूव कर रहा है कि ऐसी घटना हुई थी। अब देखो इनडायरेक्ट एविडेंस क्या होता है। इनडायरेक्ट एविडेंस ऐसा होता है, कोई भी कोलेट्रल और कोई भी निष्कर्ष जो हम निकाल सकते हैं वो होता है इनडायरेक्ट एविडेंस। एग्जांपल, हियरसे एविडेंस। जैसे मान लो ए ने बी को मारा, सी ने देखा, सी ने बाहर आने के बाद ये घटना डी को बताई, तो डी हियरसे एविडेंस है क्योंकि उसने सुनी सुनाई बात बताई, ये इनडायरेक्ट एविडेंस है। कोरोबरेटिव एविडेंस क्या होता है, इनडायरेक्ट एविडेंस होता है। जैसे मान लो अब ए बाहर आया चाकू के साथ, ए बाहर आया चाकू के साथ कमरे से, और अखिलेश ने उसको देखा ए को, तो सर ये इनडायरेक्ट एविडेंस है, कोरोबरेटिव एविडेंस है। ए के फिंगरप्रिंट क्राइम सीन पे मौजूद है, ये भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है जो इनडायरेक्ट एविडेंस होता है। मैंने पांचों एविडेंस समझा दिए, कॉमन, हियरसे, कोरोबरेटिव, सर्कमस्टेंशियल, और ये आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एविडेंस। सर जो बंदा केस फाइल करता है विक्टिम की तरफ से उसको बोलते हैं प्लेंटिफ। क्या बोलते हैं उसको? प्लेंटिफ। और जो डिफेंड करता है उसको बोलते हैं डिफेंडेंट। फाइल करने वाला प्लेंटिफ और उसका एक्यूज की तरफ से डिफेंडेंट, दोनों की तरफ से ध्यान रखना। डेफिनेशन, सिविल केस क्या होता है? जो दो पार्टी के बीच में होता है, जैसे डिवोर्स और प्रॉपर्टी के केस सिविल केस होते हैं। क्रिमिनल केस क्या होता है? जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट होते हैं। जैसे अगर कोई पूछे ना, स्टेट वर्सेस मोहनलाल, स्टेट वर्सेस रामलाल, ये आपके क्रिमिनल केस है, जैसे रेप और मर्डर। दो पार्टी वाला सिविल, गवर्नमेंट के अगेंस्ट वाला क्रिमिनल। सर कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है? ऐसा कोई भी ऑफेंस जिसमें पुलिस अरेस्ट कर सकती है बिना वारंट के, है ना, वारंट की जरूरत नहीं होती। जैसे आप देख लो, ज्यादा खतरनाक अपराध, रेप, सेक्सुअल असॉल्ट, रेगिंग, ग्रीवियस हर्ट, रॉबरी, डकैती, रैश और नेग्लिजेंट एक्ट से किसी की मौत, दहेज, हत्या, डाउरी डेथ, मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर, ये सब कॉग्निजेबल ऑफेंस है। लेकिन सर ऐसा कोई भी ऑफेंस जिसमें अरेस्ट करने के लिए वारंट की जरूरत होगी उसको बोलते हैं नॉन कॉग्निजेबल। एग्जाम्पल है चोरी, बिल्कुल आसान सी बात। सर ऐसा ऑफेंस जिसमें बेल मिल सकती है उसको बोलते हैं बेलेबल, जिसमें बेल नहीं मिलती उसको बोलते हैं नॉन बेलेबल ऑफेंस, है ना। जिसमें जमानत मिलती है वो बेलेबल होता है। कंपाउंडेबल, ऐसा कोई भी केस जो कोर्ट के बाहर सेटल हो सकता है, आउटसाइड कोर्ट सेटल हो सकता है। जैसे एडल्ट्री और प्रॉपर्टी के केस आउटसाइड कोर्ट सेटल्ड हो जाते हैं, उसको बोलते हैं कंपाउंडेबल। जो नहीं होते उसको बोलते हैं नॉन कंपाउंडेबल। व्हाट इज समन केस? समन केस जिसमें पनिशमेंट 2 साल से कम होता है। और व्हाट इज वारंट केस? जिसमें पनिशमेंट 2 साल से ज्यादा होता है ना। सर आप देखो, हमारे इंडिया की न्यायपालिका पे आते हैं 4 सबसे बड़े कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो दिल्ली में है, हाई कोर्ट स्टेट का सबसे बड़ा कोर्ट, सेशन कोर्ट, एडिशनल सेशन कोर्ट, सुप्रीम, हाई, सेशन, एडिशनल सेशन। अब दोस्तों देखना, एडिशनल सेशन के नाम में डी और एस है, तो ये ध्यान रखना, ये भी डेथ सेंटेंस देता है। तो ये चारों कोर्ट डेथ सेंटेंस और अनलिमिटेड फाइन लगा सकते हैं। बड़े कोर्ट है, बड़ा काम करते है ना। सुप्रीम, हाई, सेशन, एडिशनल सेशन। कंफ्यूज मत होना, एडिशनल सेशन के नाम में डीएस है तो ये भी डेथ सेंटेंस देना होता है, क्योंकि अगले वाले जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं ये 4 कोर्ट, असिस्टेंट सेशन कोर्ट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट जिसको मेट्रो सिटी में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट भी बोलते हैं, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट, सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट, है ना। इसकी सजा है 10 साल, 7 साल, 3 साल, 1 साल। 10, 7, 3, 1। फाइन दोस्तों आपको सिर्फ नीचे वाले 2 का याद रखना है, सेकंड क्लास का 5000, फर्स्ट क्लास का 10,000, बाकी सबका अनलिमिटेड फाइन, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो ये ध्यान रखना, असिस्टेंट चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, 10, 7, 3, 1। बहुत इजी ट्रिक। सर जुवेनाइल वो होता है जिसकी उम्र 18 साल से
कम हो और इसके कोर्ट में फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट लेवल का बंदा बैठता है। इसके लिए होता है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। फास्ट ट्रैक कोर्ट सेशन कोर्ट कैटेगरी का होता है, फास्ट ट्रैक कोर्ट, ठीक है, फर्स्ट क्लास जुडिशियल वाला वो। सर अब एक सवाल कई बार कंफ्यूज करते हैं, कम्यूटेशन ऑफ डेथ सेंटेंस, जैसे मान लो कोई एक प्रेग्नेंट लेडी है, उसको डेथ सेंटेंस दे दी, तो हाई कोर्ट उसको पोस्टपोन भी कर सकता है और आजीवन कारावास में भी बदल सकता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। अब कम्यूटेशन ऑफ डेथ सेंटेंस कौन कौन करता है? जैसे सुप्रीम कोर्ट, सेशन कोर्ट ने, एग्जांपल है सेशन कोर्ट ने डेथ सेंटेंस दे दी, अब सेशन कोर्ट के डेथ सेंटेंस देने के बाद हाई कोर्ट उसको कंफर्म करता है तो ये भी बदल सकता है उसको। सुप्रीम कोर्ट एक अपीलेट कोर्ट है, वो भी बदल सकता है, और उसके बाद प्रेसिडेंट में एमनेस्टी पावर है, वो तो माफ भी कर सकता है। तो इसका मतलब कम्यूटेशन 3 में है, आपका हाई कोर्ट भी कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है, प्रेसिडेंट ये चेंज कर सकते हैं सजाए मौत को, डेथ सेंटेंस को, कम्यूटेशन। तो दोस्तों अब अगर आप ध्यान से देखोगे आप, तो इसके अंदर 2 तरह के मजिस्ट्रेट होते हैं, जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव। जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होता है वो पुलिस रिलेटेड डेथ में इंक्वेस्ट करता है, और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट डाउरी डेथ, एक्सुमेशन और मेंटल असाइलम डेथ में इंक्वेस्ट करता है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट स्टेट गवर्नमेंट से अपॉइंट होते हैं, एग्जाम्पल है इसके डीएम, एसडीएम, तहसीलदार और एडीएम, है ना, ये सारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है। सर अब मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आता हूं, इंक्वेस्ट इन इंडिया। इंक्वेस्ट का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन इन कॉज ऑफ डेथ, मौत के कारण को पता लगाने के लिए हम जो चीज करते हैं ना, उसको बोलते हैं इंक्वेस्ट। हमारे इंडिया में 2 इंक्वेस्ट होते हैं, पुलिस और मजिस्ट्रेट, है ना। पुलिस इंक्वेस्ट मोस्ट कॉमन होता है, इसका मिनिमम रैंक होता है सीनियर हेड कांस्टेबल, मिनिमम। अब जैसे पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है तो पुलिस इंक्वेस्ट है, मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है तो मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट है। पुलिस इंक्वेस्ट होता है अननेचुरल डेथ में, जितनी भी अननेचुरल डेथ होती है उसमें पुलिस इंक्वेस्ट होता है। अब ये आईओ जिसको हम इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कह रहे हैं, ये क्राइम सीन पे जाता है, इंक्वेस्ट रिपोर्ट बनाता है, जिसको बोलते हैं पंचनामा। इसमें डेड बॉडी और क्राइम सीन के बारे में सब चीजें मेंशन होती है। अब आप सोच रहे होंगे सर पुलिस यहाँ पे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, मजिस्ट्रेट कब होता है? मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है सिर्फ 6 डेथ में, बाकी सारी अननेचुरल डेथ में पुलिस इंक्वेस्ट होता है। वो ए मेंटल असाइलम डेथ, बी पुलिस बीटिंग डेथ, सी पुलिस कस्टडी डेथ, डी डाउरी डेथ या एनी मैरिड वुमन, कोई भी शादीशुदा औरत शादी के 7 साल के अंदर डेथ हो जाए, एफ ई एक्सुमेशन, एफ पुलिस फायरिंग में डेथ। अब एक बात मैंने ऑलरेडी बता दी, पुलिस से रिलेटेड डेथ जो होती है उसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है, बाकी रिलेटेड डेथ होती है उसमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है। तो मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट 6 मौतों में होता है, बाकी सारी अननेचुरल डेथ में पुलिस इंक्वेस्ट होता है। और इंक्वेस्ट क्या है? डेथ के बाद आप जो इन्वेस्टिगेशन करते हो कॉज ऑफ डेथ के लिए, उसको बोलते हैं इंक्वेस्ट, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया मोस्ट कॉमन इंक्वेस्ट आपका पुलिस है, और मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट 6 डेथ में होता है। ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। कोरोनर इंक्वेस्ट मुंबई में 1999 तक था, ये जूरी बेस्ड था, जो अब नहीं है। उसमें जूरी बना देते थे गणमान्य लोगों की, अब नहीं है। हालांकि बेस्ट इंक्वेस्ट यूएसए में है, मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम। सबसे अच्छा इंक्वेस्ट यूएसए में है, मेडिकल एग्जामिनर इंक्वेस्ट इंडिया में नहीं है। ये दोनों इंडिया में नहीं है। कोरोनर पहले था मुंबई में 1999 तक। सर अब कोर्ट में कोई भी बयान होगा, बयान को हम बोलते हैं एविडेंस। कैसे दिया जाएगा? सर सबसे पहले विटनेस को समन दिया जाएगा कि भैया समन आ गया है, कोर्ट अटेंड करो। समन एक इन्विटेशन कार्ड आप मान लो, पधारो हमारे कोर्ट। तो सर समन विटनेस को दिया जाता है, उस पर डेट टाइम और प्लेस लिखा होता है। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, डेट टाइम और प्लेस लिखा होता है। और समन अंडर पेनल्टी होता है, क्योंकि समन का दूसरा नाम है सब पीना। सब मतलब अंडर, पीना मतलब पेनल्टी। आप समन अटेंड करके टेस्टिफाई करते हो, एविडेंस देते हो, ठीक है, तो कॉमन विटनेस होते हो। अगर आप अपने साथ डॉक्यूमेंट ले जाके एविडेंस देते हो तो आप एक्सपर्ट विटनेस होते हो। जैसे मान लो एक डॉक्टर है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेके ले जाके अटेंड करता है समन, तो एक एक्सपर्ट विटनेस है ना, ये ध्यान रखना। सर अब समन की सीक्वेंस क्या होती है? मैं एग्जांपल देता हूं। मान लो एक कोर्ट सिविल है, दूसरा कोर्ट क्रिमिनल है, तो सर आपकी प्रेफरेंस क्रिमिनल कोर्ट अटेंड करना होना चाहिए, है ना। सिविल और क्रिमिनल दोनों एक ही डेट का आ गया तो आपको क्रिमिनल की कोर्ट की प्रेफरेंस पहली होनी चाहिए। मान लो दोनों क्रिमिनल है, दोनों कोर्ट क्रिमिनल है, तो आपकी प्रेफरेंस हायर कोर्ट होना चाहिए कि कौन सा कोर्ट हायर है। और अगर दोनों का लेवल सेम है तो आपको फर्स्ट रिसीव्ड समन अटेंड करना चाहिए, जो आपको पहले रिसीव हुआ। बहुत इजी है। सर समन के बाद ओथ ली जाती है। ओथ लेने की हमारे इंडिया में एज लिमिट 12 साल से नीचे वाले को जरूरत नहीं है। ओथ ने अगर आपने रिफ्यूज किया तो आपको पनिशमेंट होगा। अब सर ओथ भगवान के नाम पे ली जाती है। आई डू स्वेयर ऑन द नेम ऑफ द गॉड, कि मैं जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा, होल ट्रूथ, पूरा सच बोलूंगा, नथिंग बट द ट्रूथ, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन सर जो बंदा एथिस्ट होता है, जो भगवान में विश्वास नहीं रखता, वो भगवान के नाम पे नहीं लेता, वो बोलता आई डू सोलमली अफर्म,
ठीक है, एथिस्ट के लिए भगवान का नाम नहीं लिया जाता। फॉल्स एविडेंस को हम परजुरी बोलते हैं, और इसमें फैब्रिकेशन ऑफ एविडेंस भी करते हैं, दोनों पनिशेबल होता है। फॉल्स एविडेंस को हम बोलते हैं परजुरी, झूठा बयान देना। सर अब विटनेस का एग्जामिनेशन होगा। एग्जामिनेशन 3 तरह के होते हैं। चीफ एग्जामिनेशन, क्योंकि देखो सर समन अटेंड हो गया, सब पीना, आपने कोर्ट अटेंड कर लिया, ओथ ले ली, ठीक है, ओथ लेने की मैंने ट्रिक बता दी, भगवान के नाम पे ली जाती। अब एग्जामिनेशन आपके 3 तरह के होंगे, चीफ एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन। चीफ एग्जामिनेशन में आपकी पार्टी का लॉयर सेम पार्टी लॉयर सवाल पूछता है, क्रॉस में ऑपोजिट, और री एग्जामिनेशन में सेम। ये 3 तरह के एग्जामिनेशन होते हैं। सर अब मैं आपको बता देता हूं कि पार्टी का मतलब क्या है। जैसे 2 पार्टी है, एक है प्रोसिक्यूशन विटनेस और एक है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये दोनों एक ही पार्टी के हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर वकील है, और एक होता है डिफेंस विटनेस एंड डिफेंस लॉयर, है ना। तो प्रोसिक्यूशन विटनेस और पब्लिक प्रोसिक्यूटर ये 2 तरह के हो गए, एक ही पार्टी के। डिफेंस विटनेस और डिफेंस लॉयर एक ही पार्टी के हुए। तो ये अपनी पार्टी वाले अगर सवाल पूछते हैं तो ये तो चीफ एग्जामिनेशन या री एग्जामिनेशन होगा। बट अगर सर ये इससे सवाल पूछता है और ये इससे सवाल पूछता है तो ये क्रॉस एग्जामिनेशन हो गए। बिल्कुल आसान सी बात। क्रॉस एग्जामिनेशन में ऑपोजिट पार्टी होती है। सर अब देखो लीडिंग क्वेश्चन क्या होता है, पहले तो मैं बता दूं। लीडिंग क्वेश्चन का मतलब होता है द क्वेश्चन विच इज आंसरिंग यस और नो, जिसका जवाब होता है तू हाँ कर या ना कर। और सर जैसे एग्जाम्पल है, वॉज राम वियरिंग व्हाइट शर्ट, क्या राम ने सफेद कुर्ता पहना हुआ था। सर लीडिंग क्वेश्चन जनरली क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। लेकिन सर अगर आपका विटनेस होस्टाइल हो गया हो, होस्टाइल का मतलब अपना ही स्टेटमेंट बार बार बदल रहा हो, तब इस केस में लीडिंग क्वेश्चन चीफ एग्जामिनेशन में भी पूछे जा सकते हैं। अदरवाइज लीडिंग क्वेश्चन क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, है ना, ये ध्यान रखना। चलो कंडक्ट मनी का मतलब होता है डाइट मनी, विटनेस को जो खर्चे के लिए पैसा देते हैं वो कंडक्ट मनी होती है। और सर कंडक्ट मनी पे करते हैं सिविल केस में। सिविल केस में कौन पे करता है? पार्टी। कौन पे करता है? पार्टी। हाँ, क्रिमिनल केस में अगर आपको कोई पूछ ले कि कंडक्ट मनी कौन से विटनेस को पे करते हैं, तो जवाब होगा एक्सपर्ट विटनेस को, है ना। इसको पे कौन करता है? कोर्ट, क्रिमिनल केस में। अदरवाइज कंडक्ट मनी सिविल केस में पार्टी पे करती है, डाइट मनी भी बोलते हैं। सर डॉक्यूमेंट वैलिड विदाउट ओरल एविडेंस, मतलब ऐसे डॉक्यूमेंट जो एज इट इज आपको मान लिए जाते हैं कि ये सही है। जैसे मरते हुए आदमी का बयान, ये वैलिड होता है। एक्सपर्ट ओपिनियन एक्सप्रेस्ड इन ट्रीटी एंड टेक्स्ट बुक, कोई भी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट बुक में कोई एक्सपर्ट ओपिनियन दी हुई हो। एविडेंस ऑफ ए डॉक्टर रिकॉर्डेड इन लोअर कोर्ट, अगर लोअर कोर्ट में डॉक्टर ने एविडेंस दिया उसको हायर कोर्ट में एज इट इज मान लिया जाता है। रिपोर्ट ऑफ सर्टेन साइंटिफिक एक्सपर्ट, जैसे केमिकल एक्सपर्ट, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ एक्सप्लोजिव, सीरोलॉजिस्ट, इनकी रिपोर्ट भी एज इट इज मान ली जाती है। एविडेंस गिवन बाय विटनेस इन प्रीवियस जुडिशियल प्रोसीडिंग, पब्लिक रिपोर्ट और हॉस्पिटल रिकॉर्ड, इन सबको एज इट इज मान लिया जाता है। एक बात ध्यान रखना, हमारे इंडिया में डाइंग डिक्लेरेशन तभी वैलिड होता है जब ये बंदा मर जाए, जब ये बंदा मर जाए तो डाइंग डिक्लेरेशन का स्टेटमेंट भी एज इट इज मान लिया जाता है। अब सर डाइंग डिक्लेरेशन और डाइंग डिपोजिशन 2 अलग अलग चीजें होती है। इंडिया में होता है डाइंग डिक्लेरेशन, यूएसए में होता है डाइंग डिपोजिशन। और हमारे इंडिया में कोई भी मरते हुए आदमी का बयान कोशिश करो कि 2 विटनेस की उपस्थिति में लो। ये लिखा हुआ भी हो सकता है, बोला हुआ भी हो सकता है। आप कोशिश करो मजिस्ट्रेट को ये बयान दो, मरते हुए आदमी का बयान, क्योंकि मजिस्ट्रेट अच्छा आदमी है, उसकी वैलिडिटी ज्यादा है। डॉक्टर, पुलिस और किसी को भी दे सकते हो, लेकिन सर जो बंदा बयान दे रहा है वो साउंड माइंड का होना चाहिए, कंपोज मेंटिस होना चाहिए। इसमें ओथ नहीं ली जाती, क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं किया जाता, लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। लेकिन जैसा कि मैंने बोला, ये तभी वैलिड है जब बंदा मर जाए। ये तो हमारे इंडिया की बात हुई। सर डाइंग डिपोजिशन यूएसए में सिर्फ मजिस्ट्रेट लेता है, बाकी आदमी नहीं ले सकता। सर इसमें ओथ भी ली जा सकती है, क्रॉस एग्जामिनेशन भी किया जा सकता है और लीडिंग क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो सर एक बात तो क्लियर है, डाइंग डिपोजिशन ज्यादा अच्छा है, क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा है, लीडिंग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज क्रॉस एग्जामिनेशन है, क्योंकि सर जब आप क्रॉस एग्जामिन करते हो तो अगर बाई चांस कोई बंदा झूठ बोल रहा है तो आप आरोपी को बचा सकते हो। यह है डाइंग डिपोजिशन, सबसे अच्छी चीज क्रॉस एग्जाम। तो सर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसका नाम था कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट के अंदर क्या क्या प्रोसीजर होते हैं, है ना, ये आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। उसके बाद अगला चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है सर, मैकेनिकल इंजरीज। ठीक है, अब दोस्तों मैकेनिकल इंजरीज क्या होती है? पहले तो आपको मैकेनिकल इंजरी में जाने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि इंजरी क्या होती है और वुंड क्या होता है, दोनों में क्या फर्क है। सर इंजरी तो ये कहती है कि कोई भी इलीगल हार्म बॉडी,
माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। इसका मतलब इंजरी में सिर्फ शरीर का इन्वॉल्व नहीं होता। अगर मन को चोट भी पहुंचा रहे हो, अगर आप मेंटल चोट पहुंचा रहे हो, आप रेपुटेशन को, प्रॉपर्टी को, पैसे को और शरीर को सबको चोट पहुंचा रहे हो, तो वो इंजरी है। जबकि वुंड क्या है? ब्रीच ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ स्किन और म्यूकस मेमोरी, है ना? आपकी स्किन की कंटिन्यूटी चली गई तो उसको वुंड बोलते हैं। इंजरी एक ब्रॉड टर्म है, इंजरी एक ब्रॉड टर्म है। चलो सर, इंजरी, सबसे पहली इंजरी है एब्रेजन। एब्रेजन मोस्ट कॉमन इंजरी यही होती है, मोस्ट कॉमन मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस इसी की होती है। लॉस ऑफ एपिडर्मिस, पहला सवाल आप ये कह सकते हो आपकी एपिथेलियम स्क्रैप हो गई, एपिडर्मिस स्क्रैप हो गई, ये आपकी एब्रेजन। एब्रेजन ज्यादातर सिंपल इंजरी होती है सिवाय कॉर्नियल एब्रेजन को छोड़ के, क्योंकि सर कॉर्नियल एब्रेजन में विजुअल इंपेयरमेंट हो जाएगा, तो इसलिए कॉर्नियल एब्रेजन आपका ग्रीवियस हर्ट में काउंट होगा। अदरवाइज बाकी सारे एब्रेजन सिंपल इंजरी होती है। अब सर एब्रेजन में क्या होता है? एक होता है टेंजेंशियल फोर्स, दूसरा होता है परपेंडिकुलर फोर्स। टेंजेंशियल फोर्स वाले मतलब ये फोर्स वाले एब्रेजन दो तरह के होते हैं, स्क्रैच एब्रेजन, ग्रेज एब्रेजन। स्क्रैच हो गया या ग्रेज हो गया, घसीटा राम। जबकि परपेंडिकुलर वाले दो होते हैं ऐसे वाले, ये होते हैं आपके प्रेशर एब्रेजन और इम्प्रिंट एब्रेजन। इनको हम डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टेंजेंशियल वाले ये वाले। अब सर ध्यान से देखना, पहला एब्रेजन है स्क्रैच। स्क्रैच में आप ध्यान से देखो दोस्तों, बहुत इजी है। इसमें फोर्स लीनियर या टेंजेंशियल, आपको स्क्रैच हुआ है, जैसे नाखून से लग गया, कांटे से लग गया, पिन से लग गया। सर इसमें लेंथ बड़ी होती है, विड्थ तो ना के बराबर होती है। तो जैसे मान लो आपको किसी ने नाखून से या कांटे से स्क्रैच कर लिया, स्क्रैच एब्रेजन, बहुत इजी। सर दूसरा एब्रेजन होता है ग्रेज, मतलब घसीटा राम, आप घसीट गए, है ना? तो ग्रेज एब्रेजन जिसमें आप घसीट गए, जिसको हम ग्रिंडिंग, देखो जी ग्रेज, जी ग्रिंडिंग, जी ग्रेवल रैश, जी ब्रश बर्न। बर्न क्यों बोलते हैं सर? क्योंकि जलता बहुत है। ये देखो ऐसा दिखाई देता है। इसमें अगर आप स्लाइड कर गए, जैसे आप रोड पे स्लाइड कर गए, तो ये ग्रेज एब्रेजन है। मोस्ट कॉमन ये रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, है ना? तो स्क्रैच हो गया, ग्रेज हो गया, ये आपका ग्रेज एब्रेजन है, आप खुद देख सकते हो। इसमें आपके घसीट लग चुकी है ना? इसी को हम ब्रश बर्न बोलते हैं, क्योंकि ये जलता है, ब्रश बर्न। सर तीसरा एब्रेजन जिसको हम प्रेशर और क्रशिंग बोलते हैं, जैसा कि मैंने बोला कि इसमें परपेंडिकुलर फोर्स है 90 डिग्री पे, कंटिन्यूअस फोर्स है। एग्जाम्पल है लाइगेचर मार्क और बाइट मार्क, फंदे का निशान हैंगिंग में और बाइट मार्क। एग्जाम्पल दे सकते हो, ये फंदे का निशान हैंगिंग में, ये आपका प्रेशर या क्रशिंग एब्रेजन है ना? ये ध्यान में। चौथा ध्यान से सुनना सर, इम्प्रिंट इंपैक्ट कॉन्टैक्ट। इम्प्रिंट इंपैक्ट कॉन्टैक्ट, इसी का एक और नाम है पैटर्न। तो सर एक बात सीधी है, ये ऑब्जेक्ट का पैटर्न बनाएगा। ये भी परपेंडिकुलर लगता है, रफ ऑब्जेक्ट और इरेगुलर होता है, रफ ऑब्जेक्ट और इरेगुलर होता है। एग्जाम्पल टायर मार्क और लाइगेचर मार्क। अब आपको सर लाइगेचर मार्क तो सर आपने प्रेशर में पढ़ा है, कोई बात नहीं बेटा, पढ़ा दिया तो पढ़ा दिया, है ना? लाइगेचर मार्क सेकंड जो कैटेगरी होगी वो पैटर्न होगा, फर्स्ट कैटेगरी प्रेशर ही होगा। बाकी आपका ये टायर मार्क भी इम्प्रिंट या पैटर्न ही होता है ना? ये आपका टायर मार्क। सर अब एब्रेजन में 12 घंटे तक तो कोई भी स्कैब नहीं बनता, तो डॉक्टर साहब स्कैब बनना, अब आप कहोगे सर स्कैब क्या है? ये देखो, ये स्कैब है। स्कैब क्या होता है? ड्राई ब्लड और लिम्फ। जब एब्रेजन होता है तो थोड़ा बहुत खून बाहर आ जाता है, लिम्फ बाहर आ जाता है और वो सूख जाता है, इसको बोलते हैं स्कैब। और सर एब्रेजन की स्पेलिंग कहां से स्टार्ट होती है? बोलो, ABR, खुद देख लो, ABR, काम खत्म, ABR, ABR। पहला BR ब्राइट रेड 12 से 24 घंटे में, 12 घंटे के बाद। दूसरा BR उल्टा कर दो, रेडिश ब्राउन 2 से 3 दिन में। तीसरा BR ब्राउन 4 से 5 दिन में। और चौथा B ब्लैक। तो BR से आप पूरे कलर याद कर सकते हो। 7 दिन के बाद एब्रेजन फॉल हो जाता है। ABR एब्रेजन के BR से आप उसके पूरे कलर याद कर सकते, है ना? ये बहुत है। ये एब्रेजन मेडिको लीगली मोस्ट इंपॉर्टेंट इंजरी है। सर अब एब्रेजन पोस्टमार्टम मरने के बाद भी हो सकता है, एंटीमोर्टम भी हो सकता है। फर्क कैसे करोगे सर? एंटीमोर्टम में इंट्रावाइटल रिएक्शन और कंजेशन प्रेजेंट होगा, जो कि पोस्टमार्टम में नहीं होगा। एंटीमोर्टम कहीं भी हो सकता है, जबकि पोस्टमार्टम में जब आप बोनी प्रोमिनेंस होगी उस पर होगा। एंटीमोर्टम में कलर चेंज जो कि मैंने अभी बताए थे वो होंगे, ठीक है ना? इसका पोस्टमार्टम वाला कलर हमेशा येलो होगा, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। और इसमें स्केब रेज्ड और एक्सुडेट होता है, जबकि उसमें नहीं होता पोस्टमार्टम वाले में। तो पोस्टमार्टम मतलब मरने के बाद एब्रेजन हुआ, जबकि एंटीमोर्टम मतलब जिंदा में एब्रेजन हुआ, जो एक इंजरी है। सर कंट्यूजन पे आ जाओ। कंट्यूजन का दूसरा नाम होता है ब्रूज। एक तरह से मैं बोलूँ ना, जैसे किसी की आपने थप्पड़ मारी और 5-6 अंगुलियां दिखाई दे रही है, तो वो कंट्यूजन या ब्रूज है। तो ये ब्लंट फोर्स से होता है। जैसे एब्रेजन एपिडर्मिस की इंजरी थी, ये डर्मिस की इंजरी है। इसमें ब्लड वेसल रप्चर हो जाती है, तो आपका ब्लड वेसल्स का जो ब्लड है वो क्लॉटेड हो जाता है, इससे आपके स्वेलिंग दिखाई देती है, उसी को हम ब्रूज बोलते हैं। सर मार्जिन इसके इरेगुलर होते हैं, मार्जिन कंट्यूजन के इरेगुलर होते हैं। जैसे मान लो ये आपके किसी ने लाठी से मारा, तो अंदर इतना खून का थका जम गया
तो ये हेमाटोमा आपका ब्रूज या कंट्यूजन है, बाहर स्वेलिंग दिखाई देगी आपको, कोई दिक्कत नहीं। सर कुछ जगह, जैसे ये जगह देखो आप, फेस, वल्वा, स्क्रोटम और आईलिड, यहां मारने का इंपैक्ट छोटा है लेकिन ब्रूज की साइज बड़ी है ना। बोनी प्रोमिनेंस भी सेम है, इंपैक्ट छोटा है, ब्रूज की साइज बड़ी है। लेकिन सर थिक स्किन जैसे पाम और सोल, इसमें मारते भले ही ज्यादा हो लेकिन ब्रूज की साइज कंपैरेटिवली कम होती है, ये आप थोड़ा सा याद रख लेना। सर एज, बच्चों में और बूढ़ों में ब्रूज, क्योंकि बच्चों और बूढ़ों की स्किन बड़ी डेलिकेट, कोमल कोमल होती, कुछ कुछ तो साइज बड़ी होगी। सेक्स, फीमेल में भी डेलिकेट स्किन होती है, साइज बड़ी होगी। व्हाइट लोगों में ब्रूज इजीली दिखाई देता है और कलर चेंज भी इजीली दिखाई देते हैं, क्योंकि ये आपका बैकग्राउंड ही व्हाइट है। ब्रूज के कलर चेंज, अब डॉक्टर साहब इसको तो बहुत इजीली याद कर सकते हो। पहला कलर रेड है, फ्रेश कलर, 1 से 2 घंटे में आपको हीमोग्लोबिन के कारण रेड कलर दिखाई देगा। उसके बाद मैंने इंद्रधनुष के कलर लिख दिए बेटा, विबग्योर। वायलेट प्लस इंडिगो, अगला कलर ब्लू है, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन के कारण कुछ घंटे से 3 दिन। बी ब्राउन, ये भी क्वेश्चन आता है, हीमोसिड्रिन के कारण चौथे दिन। ग्रीन, बिलीवरिडीन के कारण 5 से 6 दिन ग्रीन। येलो, बिलीरुबिन के कारण, है ना, बिलीरुबिन के कारण 7 दिन से लेके 2 वीक तक, मतलब 13 डेज तक। और ओआर ऑरेंज नहीं है गरम जलो, ओआर ओरिजिनल है, नॉर्मल कलर 2 वीक के बाद। तो ये बिलीवरिडीन पे सवाल आता है, हीमोसिड्रिन पे सवाल आता है, और ब्रूज के कलर चेंजेस पे कलर आता है। सर एक्टोपिक ब्रूज का मतलब क्या है? मारा कहीं और है, ब्रूज कहीं और है। जैसे पहला एग्जांपल, एंटीरियर क्रेनियल फोसा का फ्रैक्चर है यहाँ का, और ब्रूज हुआ पेरी ऑर्बिटल, ये पहला एक्टोपिक और माइग्रेटरी ब्रूज है, ठोका कहीं और है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। और मिडिल क्रेनियल फोसा का फ्रैक्चर है और ब्रूज मेस्टोइड पे है, मिडिल क्रेनियल फोसा, ब्रूज मेस्टोइड, है ना। ये भी आपका इंपॉर्टेंट एक्टोपिक ब्रूज है। देखो ये आपका हो गया रकून साइन, ब्लैक आई और स्पेक्टिकल आई, स्पेक्टिकल हेमरेज भी बोलते हैं। बैटल साइन फ्रैक्चर मिडिल क्रेनियल फोसा पे है, ब्रूज आपके मेस्टोइड है। इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, बैटल मैदान में होती है, एम फॉर मैदान, बैटल मतलब युद्ध, युद्ध मैदान में होता है, मिडिल क्रेनियल फोसा और मेस्टोइड टिप, ये आप ऐसे याद कर सकते हो। पैटर्न ब्रूज में ऑब्जेक्ट का पैटर्न बन जाता है, मतलब जो भी आपने ऑब्जेक्ट यूज किया, जैसे लाठी और रोड, इसमें पैटर्न सीधी लाइन बनेगी, इसको ट्रैम लाइन या रेलवे लाइन ब्रूज बोलते हैं। बैटर्ड बेबी सिंड्रोम में बटरफ्लाई ब्रूज बन जाता है, बटरफ्लाई की तरह। थ्रोटलिंग में सर ध्यान से देखना, थ्रोटलिंग में फिंगर टिप का पल्प प्रेशर करता है, उसको बोलते हैं 6 पेनी ब्रूज, कोइन शेप ब्रूज, आपका कोइन जैसा ब्रूज बन जाएगा। ये पैटर्न ब्रूज के एग्जांपल। सर ट्रैम लाइन ब्रूज की पिक्चर दिखा रखी है, बहुत इजी। सर आर्टिफिशियल ब्रूज, आर्टिफिशियल ब्रूज क्या होते हैं कि अगर आपने किसी चीज से रगड़ा और उससे आपने ब्रूज पैदा किया तो उसको आर्टिफिशियल ब्रूज कहते हैं। और उसको याद करने की ट्रिक क्या है? पीएसएम। ये 3 प्लांट, प्लम्बेगो, सेमिकार्पस, मदार, मदार को हम आंकड़ो या कैलोट्रोपिस बोलते हैं, ठीक है। ये आपने रगड़े, लेकिन सर इसको हम आसानी से फर्क कर देंगे कि भैया ये अलग ब्रूज है। क्यों? क्योंकि सर एक तो ये एक्सेसिबल पार्ट में होंगी, जबकि चोट तो कहीं भी लग सकती है। मार्जिन इसके रेगुलर और वेल डिफाइंड होंगे, हालांकि शेप इरेगुलर हो सकती है लेकिन मार्जिन उसके रेगुलर होंगे, जबकि उसमें इरेगुलर मार्जिन थे। कंटेंट इसमें एप्रिल सीरम, रेडनेस प्लस इन्फ्लेमेशन होती है, ब्लिस्टर में इचिंग प्रेजेंट होती है, केमिकल टेस्ट पॉजिटिव हो सकते हैं, केमिकल टेस्ट पॉजिटिव हो सकते हैं। तो सर ये आपको ध्यान रखना, ये आर्टिफिशियल ब्रूज के फीचर है। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि आर्टिफिशियल ब्रूज को कैसे डिफरेंशिएट करोगे। तो हमारा एब्रेजन हो गया, ब्रूज आ गया। अब आ जाओ इंजरी नंबर 3 पे, लेसरेशन। लेसरेशन को हम आम भाषा में बोलते हैं टीयर। ये किससे होता है? ब्लंट और हैवी ट्रोमा, बड़ा पत्थर लेके आपने किसी के ऊपर निपटारा कर दिया। डैमेज, ये 3 डायमेंशनल इंजरी है, इसमें लेंथ, विड्थ और डेप्थ सब होती है। मार्जिन दोस्तों इसके इरेगुलर होते हैं, लेकिन हालांकि मार्जिन से कंफर्म नहीं करना, जैसे आप देखोगे मार्जिन इरेगुलर होते हैं। फ्लोर पे वेसल्स, नर्व और हेयर बल्ब सब क्रश मिलेंगे आप। स्ट्रक्चर, ये सब क्रश मिलेंगे। एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस टिश्यू तीनों की इंजरी है। सर ये सवाल मेरा फेवरेट मान लो, स्वेलो इन टेल अपीयरेंस, क्योंकि सर इसके एंड पे टीयरिंग होती है, डाइवर्जिंग होती है, इसको स्वेलो टेल अपीयरेंस बोलते हैं। इसमें आपको टिश्यू ब्रिजेस मिलेंगे। टिश्यू ब्रिजेस क्या होते हैं? जो टिश्यू फाइबर जो मार्जिन को कनेक्ट करते हैं। ब्लीडिंग कम होती है, ब्लीडिंग कम होने का कारण देख लो सर, लेसरेशन में ब्लड वेसल क्रश हो जाती है तो ब्लीडिंग परफ्यूज नहीं होकर कम होती है। टिश्यू ब्रिजेस, टिश्यू फाइबर कनेक्ट मिलेंगे। सर पहला लेसरेशन बहुत इंपॉर्टेंट, स्प्लिट लेसरेशन। सर मैं एक बहुत इजी बता दूं, स्प्लिट लेसरेशन आपकी हार्ड सरफेस ऑफ द बॉडी पे होता है, ऐसी सरफेस जो हार्ड है, और ये हार्ड सरफेस को मैंने लिख रखा है, स्कैल्प, फोरहेड, आईब्रो, चिन, जाइगोमा, पेरिनियम, इलियक क्रेस्ट, शिन, एल्बो, ये आपकी हार्ड सरफेस है। और सर
जब आप हार्ड सरफेस पे मारोगे और आपका वेपन भी हार्ड है, मारने वाली सरफेस भी हार्ड है, तो सर इस पे हो सकता है आपको स्किन कम होने के कारण मार्जिन जो है वो इरेगुलर दिखाई ना दे, क्योंकि मारने वाली सरफेस भी हार्ड, ठोका वही भी हार्ड। तो सर इसमें मार्जिन हो सकता है क्लीन कट और रेगुलर दिखाई दे, इसीलिए इस लेसरेशन को इनसाइज लुकिंग लेसरेशन बोलते हैं। कौन सा लेसरेशन बोलते हैं दोस्तों? स्प्लिट लेसरेशन का। तो आप तो स्प्लिट लेसरेशन को ऐसे याद कर लेना, स्प्लिट लेसरेशन, इनसाइड लुकिंग लेसरेशन। हालांकि सर कंफर्मेशन तभी मैंने बोला ना मार्जिन से नहीं करना, कंफर्मेशन किससे करना? मैग्नीफाइंग लेंस। मैग्नीफाइंग लेंस में आपको क्रस्ट टिश्यू, क्रस्ट हेयर बल्ब, टिश्यू ब्रीजेस, आपको ब्लीडिंग लेस ये मिल जाए तो आप कहना कि लेसरेशन। मार्जिन इसके इनसाइज जैसे दिखाई देते हैं। ये आपका स्प्लिट लेसरेशन है, हार्ड सरफेस स्कैल्प। हो सकता है मार्जिन रेगुलर दिखाई दे, इसीलिए स्प्लिट लेसरेशन का दूसरा नाम होता है इनसाइड लुकिंग लेसरेशन। सीधा सा कॉन्सेप्ट याद रखना, हार्ड सरफेस पे हार्ड वेपन से मारा तो स्प्लिट लेसरेशन बना, मार्जिन इनसाइड लुकिंग है। दूसरा लेसरेशन है एवल्जन, जिसको हम शेयरिंग लेसरेशन या सेपरेशन के नाम से भी जानते हैं। सेपरेशन, इसमें क्या होता है, कोई भी चीज एक्यूट एंगल से डिटेच हो जाती है, सेपरेट हो जाती है, शेयरिंग लेसरेशन। जैसे एक लोरी व्हील लिम्ब के ऊपर से गुजर गई, पैरों के ऊपर से गिर गई, रन ओवर इंजरी कहते हो आप। एग्जाम्पल, इसके दो एग्जाम्पल है, फ्लेइंग और डी ग्लविंग। फ्लेइंग क्या होती है दोस्तों? इसमें आपकी स्किन डिटैच हो जाती है बट एक पॉइंट पे अटैच रहती है, उसको बोलते हैं फ्लेइंग। और डी ग्लविंग क्या होती है? जैसे ग्लव आपकी स्किन से बाहर आता है ऐसे, तो डी ग्लविंग और फ्लेइंग, फ्लेइंग भी सेपरेशन है बट एक पॉइंट से अटैच है। डी ग्लविंग में जैसे ग्लव बाहर आता है वैसे आपकी स्किन आपकी डिटैच हो जाती है। तो एवल्जन को हम शेयरिंग लेसरेशन बोलते हैं, इसमें स्किन सेपरेट हो जाती है, डिटैच हो जाती है। ये आपका एवल्जन है, और ये चूंकि एक पॉइंट से अटैच है इसलिए इसको फ्लिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फ्लिंग, बहुत इजी। स्ट्रेच लेसरेशन, स्ट्रेच लेसरेशन में फोर्स होता है टेंजेंशियल, फोर्स होता है टेंजेंशियल। सर ये क्यों होता है? ड्यू टू ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू। ड्यू टू ओवर स्ट्रेचिंग मतलब जैसे ये टेंजेंशियल फोर्स है, इसके कारण स्किन ओवर स्ट्रेच होके आपकी फ्लैप बना दिया। तो सर इसमें फ्लैप होता है, टीयरिंग होती है, और अगर कंपाउंड, एग्जाम्पल क्या है, कंपाउंड फ्रैक्चर में अगर बोनी फ्रेगमेंट बाहर आ जाए तो आपका ये स्ट्रेच लेसरेशन। मोटर व्हीकल रनिंग ओवर, किकिंग बाय बूट, इसमें भी स्ट्रेच। लेकिन दोस्तों इसमें कॉन्सेप्ट देखो, इसमें कॉन्सेप्ट है कि आपका ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू है। जबकि अगर आप ये देखोगे एवल्जन, इसमें डिटैचमेंट एट एक्यूट एंगल है, इसमें ओवर स्ट्रेचिंग है, इसमें डिटैचमेंट एट एक्यूट एंगल है। ये आपका स्ट्रेच लेसरेशन हो गया। एग्जाम्पल कंपाउंड फ्रैक्चर, मोटर व्हीकल रनिंग ओवर और किकिंग। कट लेसरेशन, दोस्तों कट लेसरेशन में दो शब्दों का मिलाव है, ध्यान से देखना दोस्तों, कट का और लेसरेशन। एग्जाम्पल ये होता है कुल्हाड़ी से, एक्स, हैचेट, चोपर। क्योंकि आप देखोगे कुल्हाड़ी का एक मार्जिन शार्प एज है और दूसरा हैवी बेस है, तो आप ध्यान से देखोगे शार्प मार्जिन जो आप देखोगे ये कुल्हाड़ी है, शार्प मार्जिन के कारण तो टिश्यू कट जाता है और हैवी बेस के कारण टिश्यू फट जाता है। देखो दोस्तों इस इंजरी में दो इंजरियों का जुड़ाव है, कटना और फटना, तभी तो नाम क्या है, कट लेसरेशन। कट भी रहा है और लेसरेशन जैसे टिश्यू फट भी रहा है। शार्प एज वेपन हैवी से होता है। ये इंजरी क्रॉस है दो इंजरी के बीच में, इंसीजन और लेसरेशन, तभी तो नाम क्या है इसका, कट लेसरेशन। एजेस ऑफ वेपन शार्प और हैवी, एक साइड शार्प दूसरी जगह हैवी बेस है। कट द स्किन एंड टिश्यू, तो आपको टिश्यू कटे हुए भी मिलेंगे। मार्जिन आर क्रस्ट एंड ब्रूज, क्योंकि हैवी बेस है तो मार्जिन क्रस्ट और ब्रूज भी मिलेंगे। क्रस्ट हेयर बल्ब, तो सब कट टिश्यू, क्रस्ट हेयर बल्ब, क्रस्ट टिश्यू सब मिलेगा। अंडरलाइंग बोन फ्रैक्चर हो सकती है। गैपिंग अगर ज्यादा है तो इसको चॉप वुंड बोलते हैं, गैपिंग अगर ज्यादा है तो इसको चॉप वुंड भी बोलते हैं। सर अब एक देखो, चॉप वुंड और कट लेसरेशन। अब जैसे मान लो ये एक्स है, कुल्हाड़ी है, अब कुल्हाड़ी के एंड कितने हैं देखना दोस्तों, कुल्हाड़ी के दो एंड है, ये है आपका टो एंड और ये है आपका हील हैंड, ठीक है, टो ऊपर वाला। तो डॉक्टर साहब टो वाले एंड पे डेप्थ कम होगी और जो हील है ना उस पे प्रेशर ज्यादा होगा तो इसकी डेप्थ ज्यादा होगी। तो जो हील वाले पे डेप्थ ज्यादा होगी, टो वाले पे डेप्थ कम होगी, क्योंकि प्रेशर टो वाले पे कम है स्किन पे। ये आपका चॉप वुंड है। सर लास्ट लेसरेशन है टीयर, बहुत सिंपल, अगर इरेगुलर सरफेस से कोई भी जैसे डोर हैंडल ऑफ कार इससे लग जाए और आपकी स्किन फट जाए तो उसको बोलते हैं टीयर। टीयर, ये 5 लेसरेशन हो गए। सर अब हमारी 3 इंजरी कंप्लीट हो गई। एब्रेजन कंप्लीट हो गया जो एपिडर्मिस की इंजरी थी, कंट्यूजन कंप्लीट हो गया जो डर्मिस की इंजरी थी, लेसरेशन हो गया जिसमें स्किन, एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस टिश्यू सब फट गया,
अब आ जाओ इंसाइज वुंड। दोस्तों इंसाइज वुंड को आम भाषा में बोलते हैं कट, कट लग गया। ये भी नाइफ और ब्लेड से होता है सर, शार्प एज वेपन जो नाइफ और ब्लेड है सर। लेकिन नाइफ ब्लेड आपने स्किन के पैरेलल चलाया, ये पैरेलल, इसमें मैक्सिमम डायमेंशन लेंथ होगा, ब्रेड्थ और डेप्थ कम होगी सर। मार्जिन इसके क्लीन कट और रेगुलर होंगे क्योंकि स्किन कटी है, ब्लड वेसल भी कटी है। लेकिन सर एक बात ध्यान रखना, कंफर्म मार्जिन से नहीं करना है, कंफर्म करना है मैग्नीफाइंग लेंस से। मैग्नीफाइंग लेंस में वेसल्स, नर्व्स, हेयर बल्ब सब कटा है। तो अगर स्किन कटी, हेयर बल्ब कटा, नर्व कटा, सब कटा, तो आप इसको इंसीजन बोलना है। हेमरेज और ब्लीडिंग परफ्यूज होगी। स्प्लिट लेसरेशन को बोलते हैं, जैसे मैंने बोला स्प्लिट लेसरेशन को बोलते हैं इनसाइड लुकिंग लेसरेशन। वैसे ही याद रखना, कुछ जगह पे इनसाइड वुंड लेसरेशन की तरह दिखाई देता है। याद करने की ट्रिक है असली एक्सिला स्क्रोटम, क्योंकि सर एक्सिला और स्क्रोटम दो ऐसी जगह है जहां पे स्किन बड़ी रिलैक्स है, रुगोसिटी है। तो अगर वहां पे कट भी लगाओगे तो इरेगुलर सरफेस मिलेगी। इसलिए मैंने कहा कोई भी इंजरी को कंफर्म मार्जिन से नहीं करना है ना। तो इन दो जगह पे आपको एक्सिला और स्क्रोटम में मार्जिन इरेगुलर दिखाई देंगे, जबकि ये कटा हुआ है। अगर आपने यहाँ चाकू भी लगाया तो मार्जिन, तो इसलिए इन जगह पे बोलते हैं लेसरेशन लुकिंग इनसाइड। बाई चांस कंफ्यूज हो जाओ, सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखना, ASLI, ए एक्सिला, एस स्क्रोटम, LI लेसरेशन लुकिंग इंसीजर। जबकि स्प्लिट लेसरेशन का नाम क्या था? इनसाइड लुकिंग लेसरेशन। बिल्कुल आसान सर। टेलिंग आप ध्यान से देख लेना, टेलिंग होती है। टेलिंग क्या होती है? स्टार्टिंग पॉइंट पे आप देखोगे, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है। तो एंड पॉइंट पे क्या होता है, आपकी डेप्थ कम होती है, इसको बोलते हैं टेलिंग, है ना। जेनिटेलिया पे इनसाइड वुंड हमेशा होमिसाइडल होते हैं, ध्यान रखना इस बात को। सर आपके एंड पॉइंट पे डेप्थ कम होगी, उसको बोलते हैं टेलिंग। स्टार्टिंग पॉइंट, इससे हम डायरेक्शन ऑफ वेपन बता सकते हैं, है ना, ये ध्यान रखना। सर इनसाइड वुंड की एज कैसे बताते हैं? हेमेटोमा है तो फ्रेश इनसाइड वुंड है। इसके बाद मैंने आपके लिए बहुत इजी ट्रिक बनाई है, ECF, ई एजेस रेड एंड स्वेलन 12 घंटे में। आपको अगर रेड और स्वोलन एजेस है तो 12 घंटे में। 24 घंटे में अनदर ई एंडोथेलियल सेल कवर द एजेस वेस्कुलर बड बिगिंस, दैट इज 24 घंटा 24 आवर्स। 36 आवर्स सी कैपिलरी नेटवर्क, कंप्लीटेड कैपिलरी नेटवर्क, दैट इज 36 आवर्स। ECF फाइब्रोब्लास्ट और कैपिलरी बड, दैट इज 48 to 72 आवर्स। ECF देखो, एजेस, एंडोथेलियल सेल, कैपिलरी नेटवर्क, फाइब्रोब्लास्ट, ECF। हाँ, तीसरा लेटर आपका C है, कोलाजन फाइबर 3 to 5 days। इसमें वेसल थिकंड हो जाती है और 7 दिन के बाद आपके 1 to 2 वीक में स्कार बन जाता है। ECF ध्यान रखना, एजेस, एंडोथेलियल सेल, कैपिलरी नेटवर्क, फाइब्रोब्लास्ट। C कोलाजन फाइबर, C तीसरा लेटर 3 से 5 दिन, बहुत इजी। सर सेल्फ इन्फ्लिक्टेड, अगर आप खुद की बॉडी पे मारे, जैसे आपकी रिस्ट की फोरआर्म, नेक, एब्डोमेन, इस पे आप जैसे रिस्ट हुआ, फोरआर्म हुआ, फ्लेक्सर एस्पेक्ट हुआ, इस पे जो इंजरी होती है उसको बोलते हैं सेल्फ इन्फ्लिक्टेड। जनरली ये मल्टीपल, यूनिफॉर्म साइज और यूनिफॉर्म डेप्थ के होते हैं, है ना, पैरेलल, सुपरफिशियल होते हैं, मल्टीपल होते हैं। सर इन कट को हम बोलते हैं हेजिटेशनल कट, टेंटेटिव कट, ट्रायल कट। मोस्टली ये इंसाइज्ड होते हैं, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड, खुद के खुद मारा हुआ। यहाँ पे आपने बहुत सारे दर्द वाले होते हैं, इसलिए हेजिटेशनल कट या टेंटेटिव कट बोलते हैं, है ना। सेल्फ इन्फ्लिक्टेड, ये आपके सेल्फ इन्फ्लिक्टेड है, ये सुपरफिशियल और मल्टीपल होते हैं। अब आ जाओ इंजरी नंबर 5, जिसका नाम है स्टैब वुंड। दोस्तों स्टैब में और इनसाइज में फर्क क्या है, ध्यान से सुनना। इनसाइज में हमने स्किन के पैरेलल चलाया था, इसमें हमने स्किन के परपेंडिकुलर कोई नाइफ, तलवार, ये हमने शार्प एज वेपन को, पॉइंटेड को अंदर डाल दिया। इसमें मैक्सिमम डायमेंशन डेप्थ होता है, जबकि इनसाइज में मैक्सिमम डायमेंशन क्या था? लेंथ। सर अगर ये आपकी स्किन में हो, ध्यान से सुनना, तो इसको बोलते हैं पंक्चर वुंड, टिश्यू और स्किन में हो। अगर कोई कैविटी में हो तो इसको बोलते हैं पेनिट्रेटिंग वुंड। और अगर थ्रू एंड थ्रू, आर पार हो जाए, जैसे इधर से डाला और आपने यहाँ बाहर निकाल दिया, तो इसको बोलते हैं परफोरेटिंग। सर पेनिट्रेटिंग इंजरी का मोस्ट कॉमन ऑर्गन इंजर्ड होता है जो कैविटी में जाता है, लीवर, है ना। सर जब आप इसको वापस बाहर निकालते हो तो आपको टेलिंग दिखाई देती है, क्योंकि जब आपने चाकू डाला वापस बाहर निकालते तो टेल बनी हुई दिखाई देती है। सर परफोरेटिंग में एंट्री भी होता है, एग्जिट भी होता है। देखो यहां से आपने डाला एंट्री, बाहर से निकाला एग्जिट। एंट्री लार्ज और इन्वर्टेड मार्जिन होता है, एग्जिट स्मॉल और इन्वर्टेड मार्जिन होता है, बिल्कुल।
सर ये नाइफ है, नाइफ के बाद ध्यान से सुनो, ये नाइफ का पार्ट होता है, इसको बोलते हैं हिल्ट, है ना। ये आपका मेटेलिक पार्ट है, ये आपका हैंडल है, ये आपका हैंडल है। सर ये मेटेलिक पार्ट की लेंथ है, ये मेटेलिक पार्ट की ब्रेथ है, ये नाइफ की। तो सर मान लो ये आपका स्टैब वुंड बना है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अब जो डेप्थ होती है स्टैब वुंड की, वो लेंथ ऑफ वेपन, क्योंकि यही आपकी डेप्थ है, देखो खुद, ये लेंथ ऑफ वेपन के बराबर, जितना अंदर घुसेगा, जितनी मेटेलिक पार्ट की लेंथ होगी उतना ही। जबकि जो लेंथ होती है स्टैब की, ध्यान से देखो, ये लेंथ है रेड कलर की, ये लेंथ होती है स्लाइटली ब्रेड्थ ऑफ वेपन से कम होती है, क्योंकि आपकी स्किन स्ट्रेच हो जाती है। जब आप निकालते हो तो आपकी स्किन स्ट्रेच हो जाती है, तो इसलिए स्टैब इंजरी की लेंथ ब्रेड्थ ऑफ वेपन से थोड़ी कम होती है, जबकि डेप्थ जो होती है वो लेंथ ऑफ वेपन के बराबर होती है। ये दोनों बातें ध्यान रखो, बिल्कुल आसान सी बात। ये आपकी डेप्थ है और ये आपकी लेंथ, ये स्टैब है, ठीक है। चलो सर, अब देखो, अगर आपका वेपन, इसको मैं वाइट से कर देता हूं ताकि आसानी से होगा, अगर आपका वेपन सिंगल एज वेपन है, एक एज शार्प है, और अगर आपका वेपन डबल एज वेपन, देखो दोस्तों, सिंगल शार्प में एक शार्प है, दूसरा ब्लंट है, तो आपकी 3 शेप हो सकती है, ट्राइंगल, टीयर ड्रॉप और ऐसी फिश टेलिंग वाली शेप, ट्राइंगल और वेस्ट शेप, टीयर ड्रॉप और ऐसी। अब सर ये तीनों ही तब पॉसिबल है जब आपका एक एज शार्प हो, दूसरा ब्लंट हो। और दोस्तों, जो ब्लंट एज है उसके कारण फिश टेल बनती है। जैसे मान लो ये आपका शार्प एज के कारण ऐसा बन गया ये, और ब्लंट के कारण आपकी ये टेल बन गई, तो इसको बोलते हैं फिश टेल। तो इसका मतलब फिश टेल तब दिखाई देती है जब आपका एक एज सिंगल एज शार्प हो, दूसरा ब्लंट हो, टेल ब्लंट के कारण बनाई देगी। अगर दोनों ही एज शार्प हो तो आपको स्पिंडल या ओवल शेप दिखाई दे। बिल्कुल कॉन्सेप्ट ध्यान रख लेना। ये 3 शेप तब है जब सिंगल एज शार्प हो, और ये 2 शेप स्पिंडल और ओवल तब है जब दोनों एज शार्प हो, डबल एज वेपन, है ना। ये लिखा हुआ दोनों एज शार्प, इसमें सिंगल, एक शार्प दूसरा ब्लंट, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है। सर स्टैब में जब आप डालते हो तो हिल्ट एब्रेजन और हिल्ट कंट्यूजन दिखाई देते हैं। हिल्ट एब्रेजन और हिल्ट कंट्यूजन, हिल्ट तो भाई मेटल के पीछे वाला पार्ट होता है, ये तब दिखाई देंगे जब आपने पूरा का पूरा नाइफ बॉडी के अंदर घुसोड़ दिया, क्योंकि हिल्ट वाला पार्ट आपका मेटल के पीछे वाला पार्ट है, तब आपको हिल्ट एब्रेजन और हिल्ट कंट्यूजन दिखाई देंगे। ये आपकी स्टैब और पंक्चर वुंड जिसको आप बोलते हो। ये लाइन ऑफ लेंजर, सर लाइन ऑफ लेंजर गैपिंग डिसाइड करती है, शेप साइज स्टैब की लाइन ऑफ लेंजर डिसाइड करती है। ये इमेजिनेटरी लाइन होती है, ये क्वेश्चन आता है, ये कोलाजन फाइबर को कॉरेस्पॉन्ड करती है, ये गैपिंग भी डिसाइड करती है। अगर आपने लाइन ऑफ लेंजर के पैरेलल आपने स्टेप चलाया तो आपकी गैपिंग कम होगी, और लाइन ऑफ लेंजर के परपेंडिकुलर चलाया तो गैपिंग ज्यादा होगी। सर हाराकीरी में आपको याद करने की बहुत इजी ट्रिक है, सारे एस है, हाराकीरी को हम सेपुकू बोलते हैं। इसमें स्टैब मारा, स्वॉर्ड तलवार, सुसाइड मेथड है, और ये सिनकोप से बंदा मर जाता। मारा कहां पे, ये क्वेश्चन आए बार, मारा कहां पे, एब्डोमेन में, जापान का सुसाइड। इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर कम हुआ, इविसरेशन हुआ और कार्डियक कोलैप्स से मर गया। सारा एस है, हाराकीरी सेपुकू, जापान का सुसाइड मेथड। सर कंसील्ड पंक्चर वुंड, कंसील्ड का मतलब क्या होता है, आपने ऐसी जगह पे मारा है जो बिल्कुल छुपा हुआ है, और छुपे हुए पार्ट कहां कहां पे है, नोस्ट्रिल, फोंटेनेली, एक्सिला, वेजाइना, रेक्टम, इनर कैंथस ऑफ आई, दिस वन, नेप ऑफ द नेक, नेप ऑफ द नेक। इन एरिया पे अगर आप पंक्चर वुंड या पेनिट्रेटिंग वुंड मारते हो तो इसको बोलते हैं कंसील्ड पंक्चर वुंड। स्टॉम्पिंग क्या होती है, किकिंग प्लस जंपिंग, कूद के मारना, किक करना, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को स्टॉम्पिंग बोलते हैं। कंसील्ड का मतलब होता है छुपे हुए पंक्चर वुंड, छुपे हुए एरिया में होते हैं। सर डिफेंस वुंड, जब आप डिफेंड करते हो, अब सर डिफेंस 2 तरीके से कर सकते हो, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव का मतलब आपने उस बंदे का हथियार पकड़ लिया है ना, पामर सरफेस पाम पे होगा, जब आपने पकड़ लिया ग्रेस्प होगा, फर्स्ट वेब स्पेस, इस पे बहुत कॉमन हो, है ना, ये होगा एक्टिव डिफेंस। लेकिन सर जब आप खुद को बचाने के लिए ऐसे करते हो उसको बोलते हैं पैसिव डिफेंस वुंड। ये होता है मीडियल और अल्नर सरफेस, फोरआर्म, एक्सटेंसर सरफेस ऑफ फोरआर्म एंड रिस्ट, एक्सटेंसर सरफेस ऑफ फोरआर्म रिस्ट, और मीडियल और अल्नर सरफेस ऑफ फोरआर्म। इंपॉर्टेंस ये बताता है कि ये होमिसाइड के केस है। फैब्रिकेटेड का मतलब सर अगर आपने अपनी बॉडी पे मारा तो इसको बोलते हैं सेल्फ इन्फ्लिक्टेड। अगर किसी और आदमी ने मारा लेकिन आपने कहा चलो मार दो, उसको बोलते हैं सेल्फ सफर्ड, दोनों को बोलते हैं फैब्रिकेटेड वुंड।
ओवर किलिंग का मतलब है सर, जितनी इंजरी मौत के लिए चाहिए उससे ज्यादा अगर मारो, जैसे आपने एक आदमी को 50-60 बार चाकू घोंस दिया, तो उसको बोलते हैं ओवर किलिंग। ये बताता है एंगर और रीच। सर अब एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड पे आते हैं, बैटर्ड बेबी सिंड्रोम। इसी को हम कैफे सिंड्रोम या कैम्पे सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। इसमें आपको क्या याद रखने हैं? 3D। 3D क्या है? डिस्क्रिपेंसी, डिले, डिफरेंट स्टेजेस। एक तो सर जो इंजरी है और जो बंदा हिस्ट्री दे रहा बच्चा, उनमें फर्क है, डिस्क्रिपेंसी है। दूसरा सर, इंजरी और मेडिकल अटेंशन के बीच में टाइम ज्यादा लगा है। और तीसरा, हीलिंग की डिफरेंट स्टेज है। कुछ इंजरी तो साला 1 दिन 2 दिन पुरानी है, कुछ 1-2 सप्ताह पुरानी है, कुछ 1-2 महीने पुरानी है। सर इससे हम ये बता सकते हैं कि बैटर्ड बेबी सिंड्रोम। एज और सेक्स भी इंपॉर्टेंट होती है। ज्यादातर कौन सी एज में कॉमन होता है? सर डायरेक्ट मैनुअल वायलेंस। डायरेक्ट मैनुअल वायलेंस, आप डायरेक्टली मैनुअल वायलेंस कर रहे हो। मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक लीजन होता है सर टीयर इनसाइड अपर लिप। ये जो अपर लिप होता है ना, इसके फ्रेन्युलम के पास टीयर, अगर क्योंकि जब बार बार थप्पड़े मारते हो तो टीयर इनसाइड द अपर लिप्स होता है। आई में रेटाइनल हेमरेज होता है। पिंच मार्क में ब्रूजेस होते हैं। और सर मैंने इन्हीं ब्रूजेस को पढ़ाया था बटरफ्लाई ब्रूजेस। पिंच मार्क से जो ब्रूजेस होते हैं उनको बोलते हैं बटरफ्लाई ब्रूजेस। अब सर ये हो गया बटरफ्लाई ब्रूजेस। 6 पेनी ब्रूजेस, अगर आपकी बॉडी पे 6 पेनी ब्रूजेस हैं, क्योंकि फिंगर टिप के प्रेशर से 6 पेनी ब्रूजेस होते हैं। ग्लव और स्टॉकिंग, अगर आपके जैसे मान लो गर्म पानी से जला दिया तो हाथ और पैर जले हुए, ग्लव और स्टॉकिंग पैटर्न। सर ये थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान से सुन लेना, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। इन्फेंटाइल वीप्लास सिंड्रोम और शेकिंग बेबी सिंड्रोम, अगर आप बच्चे को हिला हिला के मार रहे हो तो 2 हिमेटोमा बहुत कॉमन है, सबड्यूरल हेमरेज SDH और रेटाइनल डिटैचमेंट, पेरीओक्यूलर ब्लीडिंग, डॉट एंड ब्लॉट हेमरेज। इसी को हम शेकिंग बेबी सिंड्रोम बोलते हैं। आपके स्कल पे फ्रैक्चर लीनियर और एगशेल फ्रैक्चर होते हैं। आपके स्ट्रिंग ऑफ बीड अपीयरेंस होती है रिब के अंदर, रिब के फ्रैक्चर होते हैं स्ट्रिंग ऑफ बीड अपीयरेंस। मेटाफाइजियल फ्रैक्चर होता है बक्कट हैंडल फ्रैक्चर, लोअर एंड ऑफ टीबी या अपर एंड ऑफ फीमर में होता है। ट्रॉमेटिक एलोपेशिया, सब गेलियल हेमेटोमा बहुत कॉमन होता है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ हेड इंजरी, और इसमें पूरी बॉडी का बच्चे का एक्सरे लेते हैं, इसको बोलते हैं बेबीग्राम। क्या बोलते हैं इसको? बेबीग्राम। तो डॉक्टर साहब ये है आपका बैटर्ड बेबी सिंड्रोम और आपका कैफे सिंड्रोम और कैम्पे सिंड्रोम। इसमें क्वेश्चन ध्यान रखना, ये आपको शेकिंग बेबी पे 2 सवाल पूछे जाते हैं, सबड्यूरल हेमेटोमा, रेटाइनल डिटैचमेंट, डॉट एंड ब्लॉट हेमरेज, ध्यान रखना, पेरीओक्यूलर ब्लीडिंग। और ये स्ट्रिंग ऑफ बीड अपीयरेंस आपके रिब्स की है, मेटाफाइजियल फ्रैक्चर बक्कट एंगल फ्रैक्चर है, एक्शेल फ्रैक्चर स्कल का फ्रैक्चर है। और ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी। मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक रीजन है टीयर इनसाइड द अपर लिप, टीयर इनसाइड द अपर लिप।